नमस्कार, मैं हूं सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से जुड़ी पॉलिसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज शो में क्या खास है। आज मनी मंत्र पर होगी आपके हेल्थ इंश्योरेंस पर चर्चा। हम बताएंगे इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान है आपके लिए सही। सीनियर सिटीजन के लिए कैसे खरीदे पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस, जानिए मनी मंत्र से। और पूछिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े अपने सवाल। हम लाइव हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। जब किसी व्यक्ति को कवरेज देने की बात आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर दो वेरिएंट्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी और दूसरा फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी। जैसा कि नाम से पता लगता है, इंडिविजुअल पॉलिसी के तहत केवल एक व्यक्ति को ही कवरेज दी जाती है, जबकि फैमिली फ्लोटर में एक ही पॉलिसी के अंदर पूरे परिवार को ही कवरेज मिलती है। सभी हेल्थ बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम बीमित व्यक्ति की आयु और चिकित्सा दशा के अनुसार तय किया जाता है। फैमिली फ्लोटर के मामले में परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आयु और मेडिकल कंडीशन पर पॉलिसी प्रीमियम आधारित होती है। अब यह पॉलिसी उस समय सस्ती साबित होती है जब इनकी शुरुआत युवावस्था में की जाती है। लेकिन एक बात यह भी है कि परिवार के समस्त सदस्यों के लिए अलग अलग पॉलिसी के कुल मिलाकर प्रीमियम की तुलना में फैमिली फ्लोटर प्लान के प्रीमियम की लागत कम हो सकती है। इन सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं नवल गोयल, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है policyx.com के। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो बेहद ज़रूरी बात है, लेकिन मैं कैसे निर्णय लूं कि इंडिविजुअल प्लान लेना ठीक होगा या फैमिली फ्लोटर? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी अनिवार्य है आजकल। रही बात अगर इंडिविजुअल इंश्योरेंस की और फैमिली इंश्योरेंस की, अगर आपको एक फैमिली को कवर करना है, जो कि यूजुअली 2 एडल्ट्स तक कवर करता है और 4 चिल्ड्रन तक कवर करता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि फैमिली फ्लोटर प्लान काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर टू एक इंडिविजुअल प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 एडल्ट्स हैं, अगर दोनों एडल्ट्स 5-5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो उनका अगर प्रीमियम मान लीजिए कि 20,000 आएगा, तो फैमिली फ्लोटर का एक पॉलिसी में अगर दोनों को कवरेज मिलती है, तो उसका प्रीमियम लगभग 15,000 का होता है। हमने ये देखा है कि करीब डेढ़ गुना प्रीमियम में आप 2 लोगों को कवर कर पाते हैं। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ही जाएँ। बस इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, वो दोनों के साथ शेयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दोनों लोग बीमार पड़ते हैं, तो टोटल सम एश्योर्ड आपको 5 लाख का मिलेगा कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअल 5-5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो दोनों को 5-5 लाख का सम एश्योर्ड मिलता। तो सम एश्योर्ड के मामले में आपका सम एश्योर्ड शेयर हो जाता है, लेकिन कॉस्ट के मामले में आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ जाते हैं। तो इसमें नवल जी, अगर बात करें फैमिली फ्लोटर की थोड़ी और, तो कवर कैसे तय करें हम? वो जो सम अश्योर्ड की आप बात कर रहे हैं, उसका कैसे अनुमान लगाया जाए? जी, सो सम एश्योर्ड आपको डेफिनेटली एक एक सबसे सबसे ज़्यादा कितना आपका मेडिकल एक्सपेंस कवर करता है, ये बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो इसका मतलब कोई भी कारण से अगर आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है, तो आपको 5 लाख तक का जो आपका कवरेज है, वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद का जो खर्चा है, वो आपको अपनी जेब से देना होगा। तो डेफ़िनेटली अगर आप 5 की जगह 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो आपके लिए 10 लाख तक का कवर बनता है, बट ऑब्वियसली उसका प्रीमियम थोड़ा हायर रहेगा। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, तो आज के मेडिकल कॉस्ट्स को देखते हुए आप एटलीस्ट 10 लाख का कवर अपनी फैमिली के लिए ज़रूर लें, क्योंकि 10 लाख आजकल मेडिकल कॉस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। कोई भी एक जैसे हार्ट अटैक जैसी बीमारी या कोई भी एक्सीडेंट भी होता है, तो 3-4 लाख, 5 लाख का खर्चा बड़ी आसानी से आ जाता है।
तो मेट्रो सिटी में कम से कम 10 लाख, नॉन मेट्रो में अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हैं, जहाँ पे मेडिकल कॉस्ट थोड़ी-सी कम है, वहाँ पे आप 5 लाख का सम एश्योर्ड कम से कम लें तो अच्छा रहता है। जी। नवल जी, अगर बात करें, क्योंकि जैसे फैमिली फ्लोटर की बात हो रही है, तो और अगर ये पूछा जाए कि एक परिवार में अगर समझिए 5 लोग हैं फैमिली फ्लोटर में कवर्ड, और अगर किसी एक को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो क्या कवर अमाउंट का क्या होगा? मतलब क्या हम ओरिजिनल कवर अमाउंट पर वापस जा सकते हैं? ये कैसे फिट होगा? नहीं, अगर फैमिली फ्लोटर प्लान है, अगर एक पर्सन ने उसको यूज़ कर लिया है, उस सम एश्योर्ड में से कुछ अमाउंट, तो बाकी का सम एश्योर्ड बाकी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है। हालाँकि आजकल काफ़ी सारे प्लान्स ऐसे आते हैं जिसमें ऑटो रिस्टोर, ऑटो रिचार्ज फैसिलिटीज़ होती है, जिसके तहत होता ये है कि एक क्लेम अगर आपका मान लीजिए 4 लाख का है, बट दूसरा क्लेम फिर भी आप 5 लाख का ले सकते हैं। मतलब बेसिकली पर क्लेम लिमिट हो जाती है 5 लाख की। तो आजकल काफ़ी सारे इनोवेटिव प्लान्स आ रहे हैं मार्केट में, बट ब्रॉडली आप ये देखें कि आपका सम एश्योर्ड पूरी फैमिली में बँट जाता है वर्सेस इंडिविजुअल प्लान होता है, तो वो सिर्फ़ एक बंदे को वो पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। जी, जी। अम, अगर एक और बात एक्चुअली मैं सोच रहा था ये कि आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि माता-पिता एक शहर में हैं और जो लड़का हो या लड़की हो वो दूसरे शहर में काम के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो उस सिलसिले में मतलब क्या एक फैमिली जिस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर्ड है, उन्हें एक ही एड्रेस पर रहना ज़रूरी है कि अगर एक मुंबई में है, दूसरे दिल्ली में है, तो भी एक फैमिली फ्लोटर में कवर हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी क्लेम ले सकते हैं। तो आप कहीं पे भी रिसाइड करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बेसिकली जब पॉलिसी लेते हैं तब आप अपनी लोकेशन डालते हैं। वो जो भी सबसे एजेड मेंबर है फैमिली में, उसके नाम पे पॉलिसी ली जाती है और उसके ऐज के अनुसार प्रीमियम कैलकुलेशन होता है, और उसकी अगर आप लोकेशन डाल रहे हैं, तो वो काफ़ी है। बाकी आप लोकेशन डालने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ उसी जगह पे क्लेम कर सकते हैं। आपने गुड़गाँव में रहते हुए पॉलिसी ली है, लेकिन अगर आप मुंबई विज़िट करते हैं, तो मुंबई के हॉस्पिटल में भी आप क्लेम ले सकते हैं। तो ये नवल जी, जो आपने एक बात कही कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन तो फिर क्योंकि उससे तो फिर वो भी बात हो जाती है ना कि पॉलिसी का जो अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट है, उस सीनियर पर्सन के हेल्थ के ऊपर, के एज के ऊपर डिसाइड हो जाता है। तो क्या सीनियर सिटीजन को फिर फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, तो उस फैमिली का जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है, बेसिकली लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन उस पॉलिसी को ले रहे हैं, तो यूजुअली अगर हस्बैंड सबसे ज़्यादा एजेड है, तो उनकी एज के अनुसार प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। जो दूसरा सवाल है आपका कि सीनियर सिटीज़न्स को सेम पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आइडियली अगर एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो सीनियर सिटीज़न यूजुअली 2 एडल्ट्स को अलग पॉलिसी में रखना चाहिए, और बाकी की पूरी फैमिली अगर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन है, वो एक अलग पॉलिसी में होना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल ये है कि जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ मार्केट में है, वो यूजुअली 2 एडल्ट्स को कवर करती हैं। अगर आप अपने माता-पिता को भी कवर करेंगे, तो डेफ़िनेटली 2 एडल्ट से ज़्यादा हो गए एक पॉलिसी में। तो आइडियली हम ये रिकमेंड करते हैं कि माता-पिता को एक पॉलिसी में, और जो जो मिडल एज्ड पीपल है, हस्बैंड वाइफ है, वो एक पॉलिसी विथ देयर चिल्ड्रन। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन एक तरह से पॉकेट के लिए भी काफ़ी सही रहता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जनरली एक एजेड लोगों की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30s में हो, तो शायद आपके लिए 5 लाख का सम एश्योर्ड भी ओके है, बट अगर आप 60s में हो, तो डेफ़िनेटली आपके लिए थोड़ा हायर सम एश्योर्ड रिकमेंडेड रहेगा। और नवल जी, क्या ये पॉसिबल होता है कि फैमिली फ्लोटर्स एक बार पहले ले ली फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, फिर आगे चलकर उसको इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट हो जाए, या इंडिविजुअल पॉलिसी ले ली और आगे चलकर फैमिली फ्लोटर में शिफ्ट हो जाए? क्या ये भी पॉसिबल है?
जी, कुछ कंपनीज़ ये फैसिलिटीज़ देती है जिसके तहत आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिल जाता है, बट अगर आप दूसरी पॉलिसी एंटर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप उसी का प्रीमियम दे रहे होंगे, तो इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू एंटरिंग अ न्यू पॉलिसी। मतलब एक नई पॉलिसी में निवेश करने के बराबर होता है वो। उसमें बस ये बेनिफिट हो जाता है कि कुछ कंपनीज़ आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट दे देती है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ का वेटिंग पीरियड है 4 साल का और आपने 2 साल ऑलरेडी एक इंडिविजुअल पॉलिसी में बिता चुके हैं, तो आपको वो 2 साल का बेनिफिट दे सकती है। नवल जी, एक बात हमेशा होती है कि इंश्योरेंस लेना इजी होता है, इंश्योरेंस क्लेम करना कई बार, कभी कभी नॉट ऑलवेज, कभी कभी थोड़ा तकलीफ दायक होता है, थोड़ी कठिनाई आती है उसमें। आपकी क्या जो फैमिली फ्लोटर में है, तो उसमें आपकी क्या गाइडेंस रहेगी कि क्लेम की प्रक्रिया कैसी है और कैसे क्लेम किया जाए? एक्चुअली अभी अगर आप देखें तो क्लेम लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। आज के सिनेरियो में ज़्यादातर कंपनीज़ कैशलेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जिसके तहत ये होता है कि आपको कुछ भी पैसा हॉस्पिटल को नहीं देना है। आप सिर्फ़ अपना कार्ड दिखाएँगे और पूरा का पूरा जो बिल है हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होती है जिसको हम कैशलेस फैसिलिटी बोलते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि कोई भी कस्टमर अगर पॉलिसी खरीदा हुआ है और जब क्लेम के समय में हॉस्पिटल चूज़ करता है, तो वो एटलीस्ट कैशलेस हॉस्पिटल चूज़ करे। वो चेक कर लें कि कौन से हॉस्पिटल्स उस इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में हैं और उसको चूज़ करें तो उसकी क्लेम की प्रक्रिया थोड़ी-सी सिंपल हो जाती है। अगर बाई चांस कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है नेटवर्क में, आस-पास में और उनको कोई इमरजेंसी से कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। वो एक बार अपने जेब से पैसा सेटल कर ले हॉस्पिटल को और उसके बाद वो क्लेम फॉर्म के साथ सारे बिल्स हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं, तो उनको पैसा मिल जाता है। हालाँकि उस प्रोसेस में थोड़ा लंबा समय लग जाता है कंपेयर्ड टू अगर आप कैशलेस फैसिलिटी पे जाते हैं। जी। नवल जी, इंडिविजुअल प्लान्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अ, अगर जब हम पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं, कवरेज देखने जा रहे हैं, तो एज अ इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योरर में मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि ये इंश्योरर सही है मेरे लिए? ऐसी 2-3 चीज़ें कौन-सी ज़रूरी है जो पहले चेक करनी चाहिए पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के पहले? सो इंश्योरेंस कंपनी वैसे सारी कंपनीज आईआरडीए रेगुलेटेड है इंडिया में तो काफ़ी सारे ग्रीवियंस मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ है बट हम जनरली ये रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाएं जो थोड़ी बड़ी है जिनका ब्रांड मार्केट में अच्छा है बना हुआ और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि वो कंपनी क्लेम सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से कितना मतलब बेसिकली क्लेम परसेंटेज कितना देती है और उनके क्लेम के प्रोसेस क्या है मतलब जैसे कुछ कंपनीज है जो बोलती है हम 1 घंटे के अंदर क्लेम को अप्रूव करेंगे कुछ कंपनीज बोलती है हम 30 मिनट के अंदर करेंगे तो क्लेम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें और इसके अलावा डेफिनेटली प्रोडक्ट को आप इवेल्युएट करें क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अलग तरीके के प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स में मैटरनिटी कवर होता है बट अगर किसी को मैटरनिटी कवर की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम क्यों पे करे तो आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आप प्रोडक्ट कंपेयर कर ले और उसके बाद एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ निवेश कर ले नवल जी, ये तो ऐसी बात होगी जो खाते वक्त, खाना बनाते वक्त कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। तो आई थिंक आजकल इतना कस्टमाइजेशन हो गया है कि पॉलिसी भी हम कुछ हद तक स्वाद अनुसार या अपने अनुसार ले सकते हैं। आपसे मैं इंडिविजुअल प्लान्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। क्या बातें ध्यान में रखें इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेने से पहले? सो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेते वक्त भी आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कवरेज क्या चाहिए अननेसेसरी के फीचर्स लेने का कोई मतलब नहीं है उसके लिए क्योंकि आप ज़्यादा प्रीमियम दे रहे होंगे तो आप उतना ही फीचर लें जितना आपको रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा डेफिनेटली आप ये ज़रूर देखें कि आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं जो आपके प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स हैं वो उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में हो
क्योंकि आपको क्लेम के समय में किसी को भी पसंद नहीं है कि वो अपनी जेब से पहले पैसे दे और उसके बाद कागजी कार्रवाई करे। इससे बेटर यही होता है कि आप बस कार्ड दिखाएं और अपना पूरा ट्रीटमेंट करा लें और इसके अलावा डेफिनेटली एक ब्रांडेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाएं तो बेहतर है। नवल जी, बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जैसे 2 अडल्ट्स हैं तो उनके लिए अलग पॉलिसी हो जाए, और जो मे बी उनके बच्चे हैं और उनके बच्चों के बच्चे हैं उनके लिए लाइक अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो जाए। तो सीनियर सिटीजन के लिए इंडिविजुअल हेल्थ कवर कहाँ और कैसे खरीदें, उसमें भी क्या पहले जांच पड़ताल करें, क्या पढ़ें देखें फिर डिसाइड करें सीनियर सिटीजन्स के लिए इंडिविजुअल हेल्थ कवर में? सो सीनियर सिटीजन्स के जो प्लान्स आते हैं, काफ़ी कंपनीज के स्पेसिफिक प्लान्स है जो सीनियर सिटीजन्स को केटर करता है। उसमें जनरली एक क्लॉज रहता है, वो है को पेमेंट का, जो ये कहता है कि अगर मान लीजिए 1 लाख का क्लेम आता है तो 20% क्लेम आप अपनी जेब से देंगे और बाकी का 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी, या कुछ कंपनीज में 30% और 70% का क्लॉज रहता है। तो जनरली क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं बीमार पड़ने के या हॉस्पिटलाइजेशन होने के, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज ये को पेमेंट क्लॉज यूजुअली रखती है। तो इस को पेमेंट क्लॉज को आप देखें आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाता है कि आपके जो मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट, कुछ कंपनीज है जो बिना मेडिकल टेस्ट के भी दे देती है, बट ज़्यादातर कंपनीज सीनियर सिटीजन्स को प्लान तभी देती है जब वो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और वो फिट एंड फाइन होते हैं, या फिर अगर कोई बीमारी है तो वो उसके ऊपर एडिशनल टेस्ट लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते? अगर नहीं करवाना चाहते तो आप वो को पेमेंट वाली पॉलिसीज़ में जा सकते हैं जिसमें कोई मेडिकल टेस्ट यूजुअली नहीं होता। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी जो जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक़्त आप कोई भी बाकी के जो पैरामीटर्स है, डेफिनिटली एक ब्रांडेड कंपनी वगैरह, वो सब तो आप कॉमन रहता है, भले ही आप फैमिली फ्लोटर ले या इंडिविजुअल ले या सीनियर सिटीजन प्लान्स ले। तो इसमें नवल जी एक और ज़रूरी बात हो जाती है, जो आपने कहा कि मेडिकल चेकअप करवाते हैं कुछ पॉलिसीज़, इंश्योरर्स पॉलिसी देने के पहले। तो सीनियर सिटीजन्स को अगर पहले से कोई बीमारी हो या किसी बड़ी बीमारी का ऑपरेशन हुआ हो तो फिर कैसे कवर मिलता है? क्योंकि एक ज़रूरी बात ये भी है कि अगर कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री है तो वो डिक्लेयर कर देनी चाहिए पॉलिसी लेने के पहले। तो इसमें क्या गाइडेंस देंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, सो मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करना तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट भी है और एथिकल भी है कि आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि आपके क्लेम्स में कोई इशू ना आए बाद में। क्योंकि अगर आप मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर सकती है कि आपको पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। बट एक बार अगर आपने डिस्क्लोज करने के बाद उसने अगर पॉलिसी दे दी, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है कि आपका क्लेम वो पास करेंगे। ये नहीं बोल सकते कि आपको ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली डिक्लेयर किया हुआ था। बट अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं और बाद में क्लेम के समय में प्रॉब्लम आती है कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया इसलिए आपका क्लेम रिजेक्शन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी सिचुएशन नहीं है फॉर कस्टमर ऑल्सो एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज करें। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आज के दिन पॉलिसीज़ दे देती है एडिशनल चार्ज लगा के या कुछ एक्सक्लूजन्स लगा के। ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो हम ये प्रॉब्लम कवर नहीं करेंगे बट बाकी सब चीज़ें करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियली हेल्थ इंश्योरेंस में आपको तब निवेश करना चाहिए जब आप यंग एज में हो, जब आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है। बट अगर आपने निवेश नहीं किया है और मेडिकल इश्यूज आ गए, तो भी आपको अभी एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए। जी नवल जी, हमारा तो बिजनेस चैनल है, इसलिए हम रोज़ इन्फ्लेशन की बात तो करते ही हैं, लेकिन आपसे मैं स्पेसिफिकली मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करना चाहूँगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण मेडिकल की भी खर्चे बढ़ गए। आपने पहले भी कहा था शो के शुरुआत में। तो
इस तौर पर आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को कि मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है और इसे कैसे मद्देनज़र रखते हुए अपने पॉलिसी का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करें? जी, तो बेसिकली आप मेडिकल इन्फ्लेशन को थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कस्टमर्स की बात करें, हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसीज़ थी, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले 3 लाख की पॉलिसी सबसे ज़्यादा बिकती थी। आज सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसीज़ 10 लैक्स की है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि जो मेडिकल की कॉस्ट है, जो जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है, वो कम से कम हर 5 साल में दुगना तो हो ही जाता है यूजुअली। जनरली भी इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस या और चीज़ों के जो महँगाई बढ़ रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको आज का नहीं, आप आज से 5 साल का आगे का सम एश्योर्ड का सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड, बट आपको प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आज 5 लाख का सम एश्योर्ड भी काफ़ी है। बट आप ये सोचिए कि 5 साल बाद क्या ये काफ़ी होगा? तो उस पर्सपेक्टिव से आपको सोचते हुए आपका सम एश्योर्ड आपको बढ़ाते रहना चाहिए। हर 2-3 साल में 20-30% का अगर आप सम एश्योर्ड बढ़ा लें, तो वो एक बेस्ट सिनेरियो होता है, क्योंकि हर 2-3 साल में कम से कम 30-40% की महँगाई बढ़ती ही बढ़ती है। और मेडिकल जो इन्फ्लेशन है वो अदर इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा है हमारे देश में अभी। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब हम पॉलिसी कवर देख रहे हैं। नवल जी, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है या उनकी फैमिली है, उनकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, हेल्दी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं वो, तो उसमें प्रीमियम थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये क्या पैरामीटर्स हैं कि गुड हेल्थ पर प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, सो आजकल की जो नए टाइप के जो प्लान्स आ रहे हैं, वो बेसिकली आपको हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हर दिन 1000 स्टेप्स लिए हैं, तो आपके मोबाइल के थ्रू वो ट्रैक हो जाता है, और क्योंकि आप हेल्दी रह रहे हैं, तो आपके चांसेस हॉस्पिटलाइजेशन होने के या बीमार पड़ने के कम हो जाते हैं। तो उसके लिए वो आपको रिन्यूअल के समय पे कुछ डिस्काउंटिंग दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो बोलती है, चलिए आप इनिशियली 12,000 का प्रीमियम दे रहे हैं, बट अगर आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट किया, जिसका मतलब है कि आपका क्लेम आने के चांसेस कम कर रहे हैं आप, तो आपके नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह की पॉलिसीज़ आजकल आ रही है मार्केट में, क्योंकि आजकल ट्रैक करना काफ़ी ईज़ी हो गया है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, जो ट्रैक रख सकता है कि कौन हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहा है और कौन यू नो अपने हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो वो उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए है कि जो अपनी लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखता है, उसके कॉस्ट भी कम होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। और क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शामिल होता है पॉलिसी कवर में? क्या कंपनियां आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी को भी पॉलिसी कवर में इंक्लूड करती हैं? जी, ये पॉलिसी टू पॉलिसी और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट येस, काफ़ी सारी कंपनीज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कवर करती है। जी, तो ये भी अगर किसी को चाहिए तो मिल सकता है उन्हें। नवल जी, एक ज़रूरी बात और भी हमने देखी है कि ये महामारी के दौरान कि लोगों को मेंटल हेल्थ पर फोकस ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का। तो इस सिलसिले में क्या इंश्योरेंस कंपनीज़ भी मेंटल इलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रही हैं? जी, इस विषय में अभी काफ़ी सारी चर्चा हुई थी पिछले दिनों, जब किसी ने मेंटल इलनेस जिसको था, उसको कवर करने से मना कर दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने। तो डेफ़िनेटली कोई भी इलनेस जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन लेना पड़ता है, वो सारा कवर्ड होता है। भले ही वो मेंटल इलनेस हो या कोई भी इलनेस हो। बट जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या मेंटल पेशेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देना चाहती है। वहाँ पे अभी भी एक ग्रे एरिया है, क्योंकि सारी इंश्योरेंस कंपनी अभी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो डेफ़िनेटली एक कस्टमर की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखती है और उसके बेसिस पे डिसाइड करती है। बट
इन टर्म्स ऑफ कवरेज ये कोई भी कवरेज जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना हो वो सारा कवर्ड होता है इंश्योरेंस। नवल जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कई लोग हैं जो सैलरीड है, मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी की ओर से उन्हें कवर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद क्या आपकी एडवाइस रहेगी कि उससे भी टॉप अप मिले, मतलब अपना प्राइवेट कवर भी लें? कंपनी से जो मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट कवर भी लेना चाहिए? जी, बिल्कुल हम रेकमेंड करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयी को अगर अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है पॉलिसी, तो वो उसमें 2-3 चीज़ें देखें। नंबर 1 कि अगर वो कभी कंपनी छोड़ता है, तो डेफ़िनेटली एक पीरियड होगा जिसमें वो हो सकता है उसकी अगली कंपनी उसको वो कवरेज ना दे। तो उसको एटलीस्ट एक स्टेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी पर्सनल रहनी चाहिए उसके पास। नंबर 2 जनरली जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो एम्प्लॉयी के लिए होता है और कुछ कंपनीज़ डेफ़िनेटली पेरेंट्स को या अपनी इमीडिएट फैमिली को भी कवर करते हैं, तो वो भी एक कवरेज का गैप रह जाता है। और तीसरा सम एश्योर्ड, क्या कंपनी प्रोवाइडेड सम एश्योर्ड इनफ है आपके लिए? तो ये 3 चीज़ों का आंसर आपको देखना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको डिसीज़न लेना चाहिए। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एक डेफ़िनेटली एक सेपरेट पॉलिसीज़ होनी चाहिए आपकी फैमिली के लिए। नवल जी, शो में समय बहुत कम रह गया है हमारे साथ, लेकिन जाने के पहले आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आपकी क्या फाइनल टिप्स होंगी, एडवाइस होगी दर्शकों को हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में? और अगर आप ये भी बता सकें कि कोविड महामारी के दौरान और अब महामारी के बाद लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस कितनी लगने लगी है? जी सो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो यही होगा कि प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपके पैसे बचाएँगे क्लेम के समय पे, बट आपको एक बढ़िया ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी हेल्प करता है। और इंडिया में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफ़ी कम है। कोविड के बाद डेफ़िनेटली जो हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस 3 साल में बढ़ती शायद वो 1 ही साल में बढ़ गई। लेकिन अभी भी जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिया में सिर्फ़ 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने ले रखा है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ की है, तो आप समझ सकते हैं कि 3% से भी कम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि उनके पास प्रीमियम देने के लिए नहीं है, बट आई थिंक मेन रीज़न ये है कि लोग इग्नोर करते हैं या पोस्टपोन करते हैं। तो इस डिसीज़न को पोस्टपोन ना करें, एकदम इमीडिएटली आप डिसीज़न लें। प्लान सिलेक्शन आप सही से करें क्योंकि प्लान सिलेक्शन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आपने लेने का निर्णय ले लिया है, तो कोई भी एडवाइज़र आपको प्लान सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे नवल गोयल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ PolicyX.com। ये थी हमारी खास पेशकश मनी मंत्र पे आज, जहां हमने बात की हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के बारे में। समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का यहाँ ET Now स्वदेश पर, लेकिन ब्रेक के बाद एक और ख़ास शो निवेश की ABCD। बने रहिए